सराउंडिंग्स हमारा चैप्टर है, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो था उसमें मैंने बताया था मैटर के बारे में, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, मतलब एक स्टेट में दूसरी स्टेट में मैटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम तो जैसे कि सॉलिड, सॉलिड नहीं, एग्जांपल लेते हैं इसका, आइस, वाटर और स्टीम। इनमें मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो इनमें मॉलिक्यूल कौन सा होगा, इसमें भी H2O मॉलिक्यूल होगा, ये भी H2O मॉलिक्यूल है और ये भी H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन तीनों की स्टेट अलग है। ये गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। अब हमको पता है अगर हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, आइस से हमें वाटर बनाना है, तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा, हमें इसको गर्म करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें वाटर से वाटर वेपर, भाप जिसे हम कहते हैं, स्टीम बनानी है, तो हमें इसको भी हीट करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। और वाटर से जब हमें आइस बनानी है, पानी से जब हमें बर्फ बनानी है, तब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कूल करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टीम से वाटर बनाने के लिए भी हमें इसे कूल करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे या तो कूल करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है हमको इंटर कन्वर्जन करने के लिए। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो या तो हीट कर रहे हैं या उसे कूल कर रहे हैं। तो हम किसी सब्सटेंस को कितना हीट कर रहे हैं या कितना कूल कर रहे हैं, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हीटनेस एंड कूलनेस, उसको हम कहते हैं, उसको हम टेम्परेचर के टर्म्स में मेजर करते हैं। किसी चीज को हम कितना हीट कर रहे हैं, कितना कूल कर रहे हैं, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम उसे कूल कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो ये बात हो गई टेम्परेचर की, इसीलिए टेम्परेचर का यूज किया जाता है हीटनेस और कूलनेस को बताने के लिए। अब जैसे कि हमको पता है डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, उसको हम या तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, या मीटर में, या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। टाइम को हम सेकंड्स में, मिनट्स में मेजर करते हैं, वेट को हम ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल इनमें मेजर करते हैं। इसी तरीके से हम टेम्परेचर को किस में मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन। इनको हम सी से डिनोट करेंगे, हम सेल्सियस, केल्विन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है हमारी केल्विन। केल्विन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब इसको पूरे वर्ल्ड में इसको माना जाएगा। हो सकता है कुछ कंट्रीज में फॉरेनहाइट यूनिट मानी जाती हो, कुछ में सेल्सियस मानी जाती हो, कुछ में फॉरेनहाइट ना मानी जाती हो, कुछ में सेल्सियस ना मानी जाती हो, लेकिन ये जो केल्विन है ये पूरे वर्ल्ड में मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, इसको इसीलिए ऐसा यूनिट नाम दिया गया, केल्विन जो यूनिट है। तो ये 3 यूनिट है, इसमें जो हम मेजर कन्वर्जन देखेंगे, इनको भी अब हमको टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, हमें उसको बताना है कि केल्विन में कितना है, तो इनके भी कन्वर्जन के लिए मेन जो कन्वर्जन होगा वो होगा केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन। ये कन्वर्जन हमें मेनली सीखना जरूरी है। बाकी सेल्सियस और फारेनहाइट का कन्वर्जन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि अगर हमको सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर अगर होगा तो उसमें 273.15 केल्विन होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन है। अब हमें 1 सेंटीग्रेड में निकालना है, 1 सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस, वही बात है यहाँ पे भी 1 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, तो इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस प्लस, अब 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन है, 273.15। तो यानी कि ये क्या हुआ, वन को, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली
कि अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो जितना सेल्सियस है उसमें बस हम ये क्वांटिटी ऐड कर दें, इतनी क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस में जो होगा इसमें 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 274.15 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस में 274.15। 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें इज इक्वल टू 25, अगर इसमें हम ऐड कर दें तो 298.15 केल्विन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस पे निकालें इज इक्वल टू 300.15 केल्विन हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालें इज इक्वल टू, इसमें 100 ऐड करना है तो 373.15 केल्विन हो गया। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में तो उसमें अगर हम 273.15 ऐड कर दें तो हमें केल्विन में मिल जाएगा। 15 अगर याद नहीं भी रहता तो इतना तो आप जरूर याद रखें, अभी 9th क्लास के लिए तो इतना काफी है। 273 हमें उसमें ऐड करना है, और ज्यादा अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम 15 भी ऐड करेंगे उसमें, 0.15। तो आप चाहें तो इस कन्वर्जन को नोट कर लें। अब देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। उससे पहले हम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट एक बार हम समझ लेते हैं। तो लेटेंट हीट की हम बात करें, लेटेंट हीट, इसको हम हिडन हीट भी कह सकते हैं। हिडन, जो हमें शो नहीं हो रही है ऐसी हीट को हम क्या कह सकते हैं, हिडन हीट। और उसको हम क्या साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट जो है वो हमारी दो टाइप्स की है, लेटेंट हीट फ्यूजन और वेपराइजेशन। लेटेंट हीट है क्या, लेकिन ये तो हम समझे पहले, तभी तो हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो लेटेंट हीट जैसे कि अब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस को हमें कन्वर्ट करना है वाटर में, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको कूल करेंगे, कूल करेंगे। और यहां से अगर हमें आइस को वाटर में करना है तो हमें इसे हीट करेंगे। लेकिन हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा होने पे, ऐसा कौन से टेम्परेचर पे जाके होता है जब वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीज कर रहे हैं हम उसको, फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहे हैं। तो वाटर कौन से टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है यानी कि 273.15 केल्विन पे जाके वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन इतने टेम्परेचर पे हमको, इतने टेम्परेचर का वाटर भी होता है, इतने टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट करता है, इस टेम्परेचर पे वाटर भी मिल जाएगा हमको और इसी टेम्परेचर का हमको आइस भी मिल जाएगा। तो यानी ऐसा क्या है जिस जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वाटर और आइस के बीच का, वो है लेटेंट हीट। जैसे कि हमको पता है आइस में, आइस सॉलिड है क्योंकि, तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। सॉलिड में डिस्टेंस कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ये मैंने पहले वीडियो पार्ट 1 में बताया था। और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है सॉलिड्स में। तो यानी अब हम इसको कूल कर रहे हैं, इसकी एनर्जी हम निकाल रहे हैं। एनर्जी हम अगर निकाल, कूल करने का मतलब क्या है, हीट कर रहे हैं हम इसको। आइस से हम वाटर बनाने के लिए इसको हीट कर रहे हैं, सॉरी कूल नहीं, हीट कर रहे हैं हम इसको। तो हीट कर रहे हैं मतलब इसको हम एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी देने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है ये उस फोर्स को ब्रेक करके इधर उधर मूव करने लगेंगे। इन पार्टिकल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, अब हमने इनको और एनर्जी दी। हीट क्या है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी है हीट। हीट, लाइट, ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं अलग अलग। तो हीट दे रहे हैं मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, ज्यादा मूवमेंट करने लगेंगे, ज्यादा मूव करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, जिस वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। तो अब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है, 100 नहीं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है मान लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने टेम्परेचर तो डिक्रीज करते करते हमने टेम्परेचर डिक्रीज नहीं किया, लेकिन हमने इसको एक हीट दी। तो क्या हुआ,
ये पार्टिकल्स जो थे ये मूव करने लगे, इनका रैंडम मोशन बढ़ गया, मतलब इनके बीच का मोशन करने लगे, इनके बीच का स्पेस बढ़ गया। अब स्पेस बढ़ गया तो क्या हुआ, स्टेट क्या हुआ, लिक्विड स्टेट हो गई, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गया तो वो फ्लो करने लगेंगे, उस वजह से लिक्विड स्टेट हो गई। लेकिन हमने टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया, टेम्परेचर तो हमने वही का वही रखा, हमने तो बस उसको थोड़ी सी हीट दी थी। थोड़ी सी हीट देने से क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया और वो वाटर लिक्विड स्टेट में आ गए। लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा, तो हमने जो हीट दी थी ना इसके पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए, वही हीट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए हमें जो हीट देनी पड़े वो हीट क्या है, लेटेंट हीट और हिडन हीट। क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, इसको हम देख कैसे सकते हैं, हमने टेम्परेचर टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया कि हम थर्मामीटर से इसको ऑब्जर्व कर लें, हम नहीं कर सकते, इसलिए ये हीट हमारी हिडन है। इसका इस्तेमाल क्या हुआ, सिर्फ फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। इसी तरीके से ये वाली जो हीट है ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आइस और वाटर के बीच में वर्क कर रही है। इसी तरीके से वाटर से मुझे बनाना है स्टीम, स्टीम बनाना है मुझे वाटर से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको मैं हीट करूंगा, यहां पे इसे मैं कूल करूंगा, कूल और हीट, यहां पे ये होगा प्रोसेस, या ये मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373.15 केल्विन। तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर मैंने ये वाला लिया है 100 डिग्री सेल्सियस, और मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको थोड़ी सी हीट दे रहा हूं। तो हीट देने से क्या होगा, जो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब मैंने उनको हीट दी तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये कोई एक मैंने वेसल लिया, कोई एक बीकर है, इसमें वाटर फिल है, अब मैंने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको कुछ हीट दे रहा हूं। तो हीट देने से क्या होगा, कुछ हीट देने तक ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन उस हीट से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, अब क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो जाएगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या होगा, ये उस फोर्स को तोड़ के अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने लगेंगे, मूव करने लगे तो क्या हुआ, इनके बीच का स्पेस और बढ़ गया, और इनकी स्टेट क्या हो गई, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले गए। तो यानी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, वाटर से स्टीम बन गया बिना टेम्परेचर चेंज किए। टेम्परेचर चेंज बाद में होगा, बाद में हमको टेम्परेचर चेंज भी ऑब्जर्व होगा इसमें, लेकिन थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और स्टेट चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये वाली जो लेटेंट हीट थी जो हमने दी इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स को हमने ब्रेक करने के लिए जो हीट दी वो थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको वेपराइज कर रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं हम उसके। तो ये थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो टाइप की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनका मेन पर्पस क्या है, उन फोर्सेस को ब्रेक करना जो कि उस स्टेट को बनाए हुए हैं। सॉलिड स्टेट को बनाने के लिए फोर्सेस बहुत हाई हैं, तो उनको जो फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो हमने एनर्जी दी वो क्या है, लेटेंट हीट। फोर्सेस ब्रेक हुई, लिक्विड स्टेट बनी, लिक्विड स्टेट में भी कुछ फोर्सेस है, उनको भी ब्रेक करना है हमको स्टीम बनाने के लिए, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमने जो एनर्जी दी वो क्या है, स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा आप पार्ट फर्स्ट इसका जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन जो इनका मेन होगा। तो यहां पे मैं लेता हूं लिक्विड, सॉलिड और गैस, लिक्विड सॉलिड और गैस। पहले हम वो बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमको मेनली पता है। हमको क्या पता है, लिक्विड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये हमने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि लिक्विड से वाटर जब इवेपोरेट होता है, वाटर जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, इवेपोरेशन होता है उसका। तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या हुई, इवेपोरेशन। इसी तरीके से यहां से गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब इवेपोरेशन का उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन, इवेपोरेशन का उल्टा। यहाँ पे क्या होता है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये मेनली हमने वाटर साइकिल में देखा हुआ है। वाटर जो होता है सी या ओशियन में, वो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में और एयर के प्रेजेंस में इवेपोरेट हो जाता है, फिर ऊपर जाके कंडेंस होता है, तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और रेन होती है कंडेंस होने के बाद। यानी लिक्विड से वाटर वेपर बना, वाटर वेपर से वापस वो रेन के फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में रेन हो गई। अब लिक्विड से अगर हमें सॉलिड बनाना है, वाटर से आइस बनानी है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुई, फ्रीजिंग। यहां पे हम उसको फ्रीज कर रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रॉस्टिंग कह सकते हैं हम, डिफ्रीजिंग, या फिर हम कह सकते हैं हीटिंग। सिंपली हम उसको हीट करते हैं। अब ये तो हमें बातें पता है, लेकिन अब यहाँ पे एक नया प्रोसेस आएगा जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। हम बिना सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन वाटर के एग्जांपल में हमने देखा हुआ है कि वाटर क्या होता है, आइस होता है। आइस को हम डायरेक्टली वाटर वेपर नहीं बना सकते। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से वो स्टीम बनेगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमको पता है नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जो कि डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, वो क्या होती है, उनको हम कहीं भी रख दें तो कुछ मंथ्स बाद वो क्या होती है, वहां से डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि वो वेपराइज हो जाती हैं, वेपर्स बन जाते हैं, और वहां पे वो लिक्विड हमें नहीं मिलता। यानी वो लिक्विड फॉर्म में नहीं गई, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली गई। और कैम्फर जो होता है हमारा, वो भी यही करता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चला जाता है बिना लिक्विड बने। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। बिना लिक्विड स्टेट में जाए, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड फॉर्म इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेज। मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया बिना लिक्विड स्टेज में गए, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। इसका उल्टा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीसब्लिमेशन। डिसब्लिमेशन, गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं, अमोनिया के वेपर्स जो होते हैं, अमोनिया जो होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया नहीं, अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वेपर्स होते हैं, लेकिन बिना लिक्विड फॉर्म में जाए वो वेपर से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट बन जाता है। तो यहां हमने देखा, ये कन्वर्जन का जो चार्ट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का ये चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब यहाँ पे कुछ हिडन हीट्स भी छुपी हुई है, कुछ लेटेंट हीट्स भी छुपी हुई है। तो सॉलिड के केस में वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी यहाँ पे हिडन है, इनका भी वर्क है यहाँ पे। तो ये कन्वर्जन का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, इसको आप नोट कर लें। वैसे तो आपकी बुक में भी दे रखा होगा ये। अब हम इवेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन, मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, एक मैंने सरफेस ली, सरफेस पे मैंने थोड़ा सा लिया वाटर, वाटर मैंने सरफेस पे फैला दिया थोड़ा सा। अब क्या होगा, एयर हमारी प्रेजेंट है, एयर तो प्रेजेंट है, एयर तो हर जगह है, तो एयर के प्रेजेंस में भी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन किस तरीके से होता है, ये मान लेते हैं कोई वेसल है मेरे पास, इसमें कोई लिक्विड फिल्ड है। अब यहां पे इसकी सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इसकी सरफेस पे, और हमने क्या सीखा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी इसके नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे, वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये पार्टिकल नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसी तरीके से हर पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो अब ये यानी जब तक अट्रैक्ट होता रहेगा तब तक ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, ये वेपर नहीं बनेंगे। वेपर बनने के लिए क्या होगा, क्या होना होगा, इनको बाहर आना पड़ेगा, ये बाहर यहाँ पे मूव करने लगेंगे, तभी तो ये वेपर बन जाएंगे, स्टीम बन जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे तभी ये। लेकिन उसको करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो या तो हम इसको
हीट करें या तो हम इसको गर्म करें, लेकिन अगर हम इसको हीट ना करें और ऐसा हो कि एयर आए कहीं से मूव करती हुई, एयर आए, एयर इन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करे और एयर अपने साथ इन पार्टिकल्स को ले जाए, एयर आई इन पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले गई, तो अब क्या हुआ, ये पार्टिकल्स एयर में चले गए यानी वेपराइज हो गए, गैसेस स्टेट में आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने हीट तो नहीं दी लेकिन फिर भी इवेपोरेशन हुआ, किस वजह से, एयर के प्रेजेंस में, एयर या फिर हम कह सकते हैं विंड, मूविंग एयर, विंड के प्रेजेंस में इवेपोरेशन हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने हीट नहीं दी, हीट यहाँ पे मैंने नहीं दी, यहाँ पे एयर आई और यहां से पार्टिकल्स को इवेपोरेट करा के ले गए, यहाँ पे इवेपोरेशन हो गया। अब इवेपोरेशन हुआ तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये सरफेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो जब ये पार्टिकल्स इधर से मूव कर रहे हैं तो ये एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब कर रखी थी ये एनर्जी को भी अपने साथ ले गए। इन्होंने जो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब की थी, सरफेस है, इस सरफेस से जो इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की थी ये उस हीट को तो अपने साथ ले गए, तो यानी सरफेस की हीट कम हो गई। अब हीट अगर इसकी कम हो गई तो ये क्या हो गया, कूल हो गया, क्योंकि अगर किसी को हम कम गर्म कर रहे हैं तो यानी हम उसको ठंडा कर रहे हैं, हीट कम हो गई तो यानी ये कूल हो गया, कूल हो गया तो यानी हमें एक चीज पता चली, अगर किसी सरफेस पे से इवेपोरेशन हो रहा है तो वो सरफेस कूल हो रही है, यानी इवेपोरेशन क्या हो रहा है, चीजों को ठंडा कर रहा है इवेपोरेशन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ फेनोमेनन देखते हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि इवेपोरेशन कहां पे इस तरीके का कूलिंग का काम करता है, कहां पे इस तरीके से इवेपोरेशन कूल कर रहा है। अगर हम देखें तो नॉर्मल फेनोमेना, अगर हम अपने हाथ का जो बैक साइड है इस पे अगर हम पेट्रोल या फिर कुछ ऐसा जो इवेपोरेट होता है बहुत जल्दी, स्पिरिट हुआ, लैब सॉल्वेंट हुआ, हमारा केमिस्ट्री लैब का सॉल्वेंट जो होता है, केमिकल यूज किया जाता है, तो वो हुआ, तो अगर हम उसको हाथ पे रखेंगे और उसको रब करेंगे तो थोड़े टाइम बाद वहां पे कूल लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि वही इवेपोरेशन हो रहा है पेट्रोल या फिर स्पिरिट जो हमारा लैब सॉल्वेंट है उसका, तो वो कूलिंग क्रिएट कर रहा है। या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंडिया में जो मिट्टी के जो सॉइल के जो बर्तन होते हैं, सुराही वगैरह, उनको काफी यूज किया जाता है, मटका वगैरह जो होते हैं उनमें एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम उनमें पानी भर के रख दें तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या होगा, पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा वो पानी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें भी इवेपोरेशन का ही रोल है। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी का जो वेसल है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसकी सरफेस पे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल्स बहुत ही छोटे। इन होल्स से क्या होता है, अब इसमें वाटर फिल्ड है, वाटर इसमें फिल्ड है, तो इन होल्स के थ्रू क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, इन होल्स के थ्रू सरफेस पे आ जाएगा, बाहर सरफेस पे आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब सरफेस पे आ गया, सरफेस पे क्या हो रहा है, बाहर विंड है, बाहर विंड ब्लो हो रही है, तो क्या होगा, विंड क्या करेगी, इसको इवेपोरेट करके ले जाएगी इस सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स आए होंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को ले गई, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने जो इसकी सरफेस से हीट एब्जॉर्ब की थी उस हीट को भी ये ले गए अपने साथ, तो यानी ये सरफेस कूल होगी। अब सरफेस कूल होगी तो इसके अंदर का लिक्विड भी कूल हो जाएगा, इस तरीके से इनके अंदर का जो वाटर होता है वो कूल हो जाता है। और इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, हम खेल के आए हो, तो हम क्या देखते हैं, अब अगर फैन में आके बैठ जाएं तो थोड़ी देर बाद हमें भी कूल लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सरफेस है उस सरफेस पे जो स्वेट है, जो पसीना है, वो क्या होगा, फैन के प्रेजेंस में इवेपोरेट होगा, एयर चल रही है तो इवेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी की वो हीट को अपने साथ ले जाएगा और हमें कूल फीलिंग होगी। तो इस वजह से ये भी एक इसका फेनोमेनन है, इससे रिलेटेड इवेपोरेशन से। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने देखा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर की यूनिट्स, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स और इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ फेनोमेनन। इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर जो है आपका एंड होता है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह है इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ डाउट्स हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।